हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अगेन प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस फ्रॉम टू टॉपिक्स। अब ये जो दो टॉपिक्स है, पहला टॉपिक सरफेस टेंशन है जिसमें आप लोग इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट करते हो, कैपिलरिटी का कंसेप्ट भी पढ़ते हो। इसी के अलावा बॉयंसी के साथ साथ आप फ्लोटेशन का क्या प्रिंसिपल है, मेटा सेंटर क्या होता है, ये सभी कुछ कवर अप करते हो। अगर मैं इन दोनों ही टॉपिक्स के रिलेटिव वेटेज की बात करता हूं इन आवर एग्जाम, तो आपकी एग्जाम में सरफेस टेंशन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम है। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम थे सरफेस टेंशन पर, इसीलिए मैंने सरफेस टेंशन के साथ साथ ही बॉयंसी के टॉपिक को भी कवर अप एक ही पर्टिकुलर सेशन में करना ठीक समझा था। बट हाँ, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बॉयंसी की बात करता हूं, इसमें काफी ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। चलिए, अभी फिलहाल ये तो मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था जो कि मैंने इस सेशन के बारे में आपको बताया है। एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो सभी कुछ हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी समझते चलेंगे। तो अभी फिलहाल सेशन को मैं शुरू करता हूं और सेशन का जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2010 में पूछा गया था, बोलता है दैट इफ द डायामीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड द कैपिलरी राइज विल बी। देखिए क्या बोल रहा है, कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात कर रहा है, कैपिलरी राइज के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक कैपिलरी ट्यूब की, तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक फाइन डायमीटर की ट्यूब होती है, एक ऐसी ट्यूब जिसमें एडहेजन और कोहेजन में डिफरेंस हो विद द लिक्विड और द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन विच दिस ट्यूब इज डिप्ड। ये ट्यूब जिस भी पर्टिकुलर फ्लूइड में डिप की गई है उसके कोहेजन और एडहेजन में डिफरेंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोहेजन ज्यादा हुआ, कोहेजन मतलब क्या है, कोहेजन इज नथिंग बट दैट इज द फोर्स जो कि एक्ट करता है विद द सेम मटेरियल मॉलिक्यूल्स। जबकि अगर एडहेशन की बात करें, वो दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोला जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कोहेजन ज्यादा है देन एडहेशन, तो जो हमारा लिक्विड है वो खुद ही के दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट बढ़ाना चाहेगा। ऐसे केस में यहाँ पर अपनी ट्यूब से कांटेक्ट कम करने के लिए, अपने लिक्विड्स के साथ ही कांटेक्ट बनाए रखने के लिए वो कुछ इस तरह का मेनिस्कस बनाता है। जबकि ट्यूब के अंदर भी वो अपना कांटेक्ट एरिया ट्यूब के साथ कम से कम रखना चाहेगा, इसीलिए ट्यूब में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का फॉल, कुछ इस तरह का फॉल देखने को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कोहेजन ज्यादा है देन द एडहेजन, तो वहां पर कैपिलरिटी फॉल देखने को मिलता है। और ऐसे पर्टिकुलर लिक्विड्स को बोल दिया जाता है एज नॉन वेटिंग लिक्विड्स। इन्हीं के लिए कांटेक्ट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री से ज्यादा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कैपिलरी राइज की बात की जा रही है, तो राइज कब देखने को मिलता है, राइज इसका उल्टा केस, इसका उल्टा केस क्या हो सकता है, जब एडहेजन की वैल्यू ज्यादा हो देन कोहेजन, तब राइज देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर राइज है ये इसलिए है क्योंकि हमारा फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट एरिया बढ़ाना चाहता है विद द ट्यूब मटेरियल, जिसके कारण वो जो पर्टिकुलर फ्लूइड होगा वो अपनी इस ट्यूब के अंदर राइज करने की कोशिश करेगा कुछ इस तरह से, और इवन यहां पर भी कुछ इस तरह से राइज कर गया होगा। लेट अस सपोज कि ये जो हाइट ऑफ राइज है इसको मैं लिख देता हूं एज एच सी, दैट इज द हाइट ऑफ कैपिलरिटी। यही मुझे कैलकुलेट करना है। लेकिन देखिए यहां पर राइज होगा कि फॉल होगा ये डिपेंड कर रहा था कोहेजन और एडहेशन पे, लेकिन एक्चुअली कितना राइज या कितना फॉल होगा ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन पे। कैसे, तो भैया यहाँ पर जो फ्री सरफेस है उस पर एक्ट कर रहा होगा क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस के अलोंग एक्ट करेगा सरफेस टेंशन। लेट अस सपोज दैट सरफेस टेंशन को मैं सिग्मा से डिनोट कर देता हूं और ये कांटेक्ट एंगल को मैं लिख देता हूं एज एंगल थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दैट वेट ऑफ लिक्विड राइज्ड, जो भी पर्टिकुलर लिक्विड यहाँ पर राइज हुआ है उसको सपोर्ट किसने किया है, एक्चुअली उसको खींचा है ऊपर किसने, सरफेस टेंशन ने। कौन सा वाला सरफेस टेंशन, जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बिकॉज वेट तो एक्ट करता है इन द
डाउनवर्ड। तो वेट को कैरी करने के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड। इसीलिए यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट इट विल बी इक्वल टू बी द सरफेस टेंशन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं वेट ऑफ लिक्विड राइज की बात करता हूं, लेट अस सपोज यहां पर हाइट ऑफ राइज इज hc है, वेट की वैल्यू होती है गामा ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम, है ना। तो गामा ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम लिख रहा हूं, तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट इनटू एरिया करना पड़ेगा। अब क्योंकि सर्कुलर में यहाँ पर पाइप मान लेता हूं, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर विल बी द एरिया, एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम, इंटू गामा ऑफ फ्लूइड इज द वेट ऑफ लिक्विड राइज्ड, इज इक्वल टू बी द सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो सरफेस टेंशन सिग्मा है, इंक्लाइन डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड में प्रेजेंट होगा सिग्मा का कॉस थीटा, लेकिन ये किस पर्टिकुलर लेंथ में एक्ट करेगा, तो दैट विल एक्ट इन द सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू बी पाई इंटू डी। इसी को सॉल्व करते हो और यहां से आप HSE का फॉर्मूला निकालते हो एज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन गामा इंटू डी। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है दैट इज द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है। अभी फिलहाल ये फॉर्मूला इसलिए डिराइव करके दिया है मैंने आपको, ताकि थोड़ा कंसेप्ट तो रिवाइज हो ही जाए, बट साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट इफ द डायमीटर इज डबल्ड, हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या है, डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूंगा तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वाले की यहां पर आधी हो जाएगी। क्यों, इफ डायमीटर इज डबल्ड, क्यों, क्योंकि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ऑब्वियसली बात है अगर नीचे जो डायमीटर है उसको ट्वाइस कर दूंगा तो ओवरऑल वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और यही हाफ्ड वैल्यू लिखी है एग्जैक्टली कौन से ऑप्शन में, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो इजी था क्वेश्चन वैसे, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि देखो अगर आप एग्जाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो PYQs, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से काम नहीं बनता, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी उससे आसपास के कंसेप्ट है वो भी आपको पढ़ने चाहिए। इसीलिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डेरिवेशन या फिर जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बोल बोल कर बता दिया करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का, पूछता है कैपिलरी राइज इज अ फिनोमिना दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। देखो मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, that weight of liquid rise is actually supported by surface tension force in upward direction, yes or no, ये लिखवाया था अभी मैंने डेरिवेशन के दौरान। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ भैया राइज या फॉल कितना होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, यस और नो। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट कैपिलरी राइज इज नथिंग बट दैट इज अ फिनोमिना that depends on the surface tension, that depends on the surface tension। क्वेश्चन बड़ा आसान था, सरफेस टेंशन पे टिक करना था, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है यार कैपिलरिटी है तो उसमें कोहेजन एडेशन वगैरह भी आएगा, एक्चुअली ऑप्शन में नहीं था, इसलिए कंफ्यूजन इतना नहीं होगा इस क्वेश्चन में। आगे और एक और सवाल है, देखते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर आंसर पे टिक करते हैं इस क्वेश्चन के, सरफेस टेंशन, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो एक क्वेश्चन का डेरिवेशन हमने देख लिया प्रॉपरली, उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन लगातार बन गए। यही एक्चुअली तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कैपिलरिटी इज ड्यू टू, कैपिलरिटी किसके कारण है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सरफेस टेंशन की वजह से है, कोहेजन या एडहेशन की वजह से नहीं है, है ना। और सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ 1 है यहाँ पर, जो कि करेक्ट आंसर होगा, एंड 1 इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। अब ये आप बोलो कि सर वेट डेंसिटी के कारण होता है, नहीं, वेट डेंसिटी के कारण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भैया डेंसिटी होगी तो कैपिलरी राइज होगा ही होगा, नहीं, एक्चुअली दैट इज सपोर्टेड बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इजी सा सवाल है। बोलता है दैट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज। देखो अगर मैं लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहा हूं और लिक्विड ड्रॉप को मैं बीच में से कट कर देता हूं कुछ इस तरह से, आधे से कट कर दिया, तो ये कट करके हमारा एक फ्री सरफेस बन जाएगा। इस फ्री सरफेस से एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर सरफेस टेंशन, ठीक है।
जबकि ये जो पर्टिकुलर बीच वाला पोर्शन दिख रहा है इस पर एक्ट कर रहा होगा क्या, इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर को मैं लिख देता हूं P, और सरफेस टेंशन को मैं लिख देता हूं यहाँ पर सिग्मा, या फिर अभी फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है, कैपिटल T लिखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, फॉर इक्विलिब्रियम में क्या बोल दूंगा कि भैया आपका जो फोर्सेस है वो बैलेंस होने चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ P जो प्रेशर है वो कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, दैट इज एक्टिंग ऑन द पाई डी स्क्वायर बाय 4। भाई आपने ये सर्कल यहाँ पर दिख रहा है ना, आपने हाफ पोर्शन लिया है अपने ड्रॉप का। तो हाफ पोर्शन को अगर बीच में से कट करा है तो वहां पर एरिया कैसा बनेगा, दैट विल बी सर्कल, है ना। इज इक्वल्स टू बी सरफेस टेंशन कितने लेंथ में एक्ट करेगा, कितना फोर्स होगा ये। तो सर सरफेस टेंशन जो सिग्मा लिखा जाता है दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। और ये जो प्रेशर है ये तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो प्रेशर के साथ तो मैंने एरिया मल्टीप्लाई करा, लेकिन सरफेस टेंशन के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा। किस लेंथ पर एक्ट कर रहा है सरफेस टेंशन, तो सर दैट इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया। और सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू बी पाई इंटू डी, है ना। सो यहाँ से मेरे को देखो प्रेशर का फॉर्मूला मिल जाता है, इंटरनल प्रेशर का कितना वैल्यू मिल जाती है, दैट इज इक्वल टू बी 4T बाय डी। बट एक्चुअली क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डायमीटर के टर्म्स में नहीं दिया है, रेडियस के टर्म्स में दिया है। तो आप सबको पता है भैया डायमीटर इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ना। तो इधर मैं पुट कर देता हूँ 2r, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2T अपॉन r। ये हो गया अपने पास फॉर्मूला जो कि आपने डिराइव करा है, बट दिस फॉर्मूला इज फॉर ड्रॉप, ठीक है। अगर मान लीजिए ड्रॉप की जगह आपको बबल दे दिया जाता, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए बबल बोला जाए, तो बबल में ध्यान दीजिएगा दो फ्री सरफेस एरिया होते हैं। रीजन कि भी बबल के अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है, तो उस केस में इंटरनल प्रेशर का एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन जो सरफेस टेंशन है, क्योंकि सरफेस टेंशन फ्री सरफेस पर एक्ट करता है और दो फ्री सरफेस एरिया है यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल डायमीटर वाले बबल के केस में, तो उस केस में आप यहाँ पर ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देते हो फॉर द टू फ्री सरफेस एरिया, है ना। तो उस कारण से यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है आपका इक्वल्स टू बी और 8T बाय डी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका यहाँ पर, या फिर 4T बाय आर, ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। बट देखिए ये बबल के लिए फॉर्मूला है, उसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा ड्रॉप के फॉर्मूले के साथ। दोनों का मैंने डेरिवेशन इसलिए बता दिया है ताकि आपको ये सिर्फ क्वेश्चन ना सिर्फ बल्कि इसके अलावा इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप लोग सॉल्व कर पाओ। फिलहाल आंसर मिल चुका होगा आपको कौन सा ऑप्शन है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं। 2018 का क्वेश्चन है, बोलता है दैट द डायामीटर ऑफ ड्रॉपलेट इज 0.075 mm। डायमीटर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.075 mm। अच्छा आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड इन द ड्रॉपलेट बाय सरफेस टेंशन ऑफ। सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स जीरो है, उसके बाद 75 न्यूटन पर एनएम लिखा है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, आपको प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो जरा एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.0075 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ये पता है 1 mm भी होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.00075 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक, पूछा क्या गया था, इंटरनल प्रेशर की वैल्यू, और ये ध्यान दीजिएगा ड्रॉप की बात कर रहा है ना कि बबल की बात कर रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, दैट इज 4 सिग्मा अपॉन डी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं सिर्फ, तो 4 इंटू पॉइंट सिग्मा की वैल्यू कितनी है 0.00075 डिवाइडेड बाय डायमीटर की वैल्यू क्या है 0.0075। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना। तो 4/10 इज 0.4, यस और नो। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर देखो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर में मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया था। तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी थी, ये दिया भी हुआ था क्वेश्चन में। थोड़ा सा यूनिट पे जरूर ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन वैसे इजी था, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही डिराइव करवा दिया है, वैल्यूज सिर्फ पुट करनी थी,
लेकिन वैल्यूज पुट करने के पहले यूनिट में भी ध्यान रखना था। फिलहाल आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए है ना। वैसे गलती ज्यादा कुछ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपकी 0.4 के अलावा 0.04 या फिर 0.004 ऐसी कोई वैल्यू दी ही नहीं है। इसका मतलब अगर यूनिट कन्वर्जन अगर आप ना भी करते तो भी आप आंसर तो सही ही टिक करते। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का। बोलता है इफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm डायामीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर, बट डायामीटर ऑफ ट्यूब कितना है, दैट इज 1 mm। इसमें हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कितनी दे दी गई है, 3 सेंटीमीटर की। फिर आगे बोलता है कि हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बता दो अगर डायामीटर की वैल्यू, अगर डायामीटर की वैल्यू हो जाए 0.2 mm, तो वहां पर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कितना होगा। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिराइव करवाया है अभी। क्या था हाइट ऑफ कैपिलरी राइज का फॉर्मूला, दैट इज 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय गामा इंटू डी। यस और नो। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, दैट h1 अपॉन h2, अगर मैं रेशियो लूंगा और सिर्फ डायामीटर ही यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू बी d2 अपॉन d1, क्योंकि भाई सिर्फ डायमीटर ही चेंज है, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूं h1 की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। क्या है वैल्यू मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। h2 की वैल्यू निकालनी है, डायमीटर d2 की वैल्यू मेरे पास 0.2 और डायमीटर d1 की वैल्यू है 1 mm, है ना। मैं यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यार वैसे भी रेशियो लिया जा रहा है, यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो H2 की वैल्यू, हाँ जो H1 की यूनिट है वही H2 की यूनिट आएगी अब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू बी 5 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू बी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो अगेन इजी क्वेश्चन है ना। लेकिन हाँ अब आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला क्लिक कर जाए, क्योंकि देखो मैंने तो आपको डिराइव करके बताया है, एग्जाम में डेरिवेशन करने तक का टाइम तो नहीं मिलेगा, है ना। मैं यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज भी करवा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना है। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो बॉयंसी वाले चैप्टर से है। तो देखो इसके पहले सिर्फ कैपिलरिटी और सरफेस टेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि बहुत कम थे, है ना। हाँ बॉयंसी एंड फ्लोटेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, चाहो तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कर लो, या फिर फाइनली जो ये पर्टिकुलर आपका सेशन है इसका पीडीएफ आप चेक कर लीजिएगा, उसी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। अभी फिलहाल 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इजी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोलता है, दैट द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर of a fluid on a floating body is equal to the weight of fluid displaced by the body. This definition is according to, देखिए एक्चुअली ये सिंपली आप बोले तो प्रिंसिपल है ये, जो कि बोलता है दैट buoyant force, जो कि क्या बोलता है, that buoyant force acting on a body is equals to be the weight of a fluid displaced। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख दिया है ऊपर वाला सेंटेंस, तो ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, दिस इज नथिंग बट दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल है ये, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। और यही एग्जैक्टली लिखा हुआ है कहाँ, आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो बड़ा आसान था क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। देखो सिमिलर सिमिलर दो क्वेश्चन थे, ये 2010 में पूछा गया था, इसके पहले वाला 2017 का था। तो भैया बॉयंसी कौन से प्रिंसिपल से डिटरमाइन करते हैं, मैंने अभी अभी आपको बोला दैट बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू बी किसके बराबर होगा, बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू बी द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो प्रिंसिपल था, बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी सा सिंपल सा है, बोलता है दैट द बॉयंसी डिपेंड्स ऑन, बॉयंसी किस पे डिपेंड करती है। देखो मैंने अभी अभी आपको बोला दैट बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू बी, सेम सेम एक्सप्लेनेशन है, इज इक्वल्स टू बी द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यस और नो, अभी अभी लिखवाया। तो जरा चेक करो यहाँ पर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कहाँ दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। तो इजी है, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड था। और
थ्योरेटिकल था, तो न्यूमेरिकल अभी नहीं आया है। वैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड न्यूमेरिकल भी है। तो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि न्यूमेरिकल है। 2017 का क्वेश्चन है, बोलता है एक ऑड शेप्ड बॉडी थी जिसका वेट है 7.5 kg। लेट अस सपोज कि भैया ये एक बॉडी है, ऑड शेप है, कोई भी शेप हो सकता था। इसका वेट कितना है? इसका वेट है 7.5 kg। फिर आगे बोलता है दैट ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम कितना है इसका? इसका वॉल्यूम दिया गया है 0.01 मीटर क्यूब। will be completely submerged in a fluid having specific gravity of। ये कौन से फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा? देखो पूरी की पूरी तरह तो वो तब डूबेगा ना जब उसको ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करना पड़े। कितना मैक्सिमम फ्लूइड ये डिस्प्लेस कर सकता है? जितना इस बॉडी का खुद का वॉल्यूम है। यस और नो? तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सबमर्ज है कोई बॉडी, तो ये पक्की बात है it will displace it will displace fluid equal to its own volume। यस और नो? कि वो अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर जितना भी फ्लूइड होगा उसको डिस्प्लेस कर देगी। अब लेट अस सपोज यहाँ पर मेरे को वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बड़ा आसान हो जाता है। मेरे को ये पता है इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब वेट इज इक्वल टू बी किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू बी हो जाएगा बॉयंट फोर्स के बराबर, क्योंकि इस बॉडी पर एक्ट करेगा बॉयंट फोर्स भी। ठीक है, तो लेट अस सपोज बॉयंट फोर्स बी है, वेट है आपका डब्ल्यू, तो दोनों बराबर बराबर होने चाहिए थे। तो मैं यहाँ पर अब क्या लिख दूं? वेट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल टू बी 7.5 kg। मैं kg में वैल्यू लिख देता हूँ अभी फिलहाल, है ना। बॉइंग फोर्स किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू बी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना। अच्छा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के लिए आपको यहाँ पर लेट अस सपोज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो एफ है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो एफ, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड लिखना है ना। तो इनटू जी इनटू क्या करूं? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। और वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है? दैट इज 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की वैल्यू मिलेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस तरफ आपने केजी लिखा है तो जी नहीं लिखना चाहिए था। इसलिए जी को मैं क्या कर देता हूँ? जी को मैं कैंसल आउट कर देता हूँ पहले ही। क्यों सर? लेफ्ट हैंड साइड में आपने केजी लिखा था इसलिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रो एफ की वैल्यू की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 7.5 डिवाइडेड बाय 0.01, मतलब 750 kg पर मीटर क्यूब। ये आ गया डेंसिटी। पूछा क्या गया है? पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है? 750। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू बी और 0.75। तो बड़ा आसान था क्वेश्चन ये, है ना। लेकिन हाँ, बेसिक कंसेप्ट प्रिंसिपल आर्किमिडीज का था। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर टिक करता हूँ ऑप्शन नंबर डी पर, और आप आगे बढ़ता हूँ। अगला एक और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बोलता है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका डायमेंशन है 2x1x1। ठीक है, मतलब क्या है कि ये है 2 मीटर, ये है 1 मीटर। ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट लिखी जाती है ना हमेशा सब। तो सबसे लास्ट वाली क्या है? दैट इज हाइट। सबसे लास्ट वाली क्या है? हाइट। तो दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। लेकिन ये तो सर इस पर्टिकुलर बॉडी का जो डायमेंशन है वो है। फिर आगे बोलता है कि फ्लोट कर रहा है पानी में और इमर्सिंग डेप्थ कितनी है इसकी? 0.5 मीटर। मतलब पानी यहां तक है, पानी यहाँ है। ठीक है, तो अगर सर वाटर यहाँ है कितने नीचे? तब सिर्फ 0.5 मीटर ही यहाँ पर क्या हुआ है? इमर्स हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार दैट वेट इज इक्वल्स टू बी द फ्लूइड वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी शुड बी इक्वल्स टू बी द बॉयंट फोर्स। यस और नो? और बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा? बॉयंट फोर्स होगा इक्वल्स टू बी द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर। ठीक है ना, ये पक्की बात है। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ भैया ये बॉडी का वेट होगा कितना, तो बॉडी का वेट यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आपको वेट ऑफ बॉडी ही पूछी जा रही है। तो वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर होगा? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर। फ्लूइड यहाँ पर जो दिया गया है वो कौन सा है? वाटर है, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो ये बताओ, गामा ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मैं लिख सकता हूँ इस तरह से वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड को।
What is the gamma of water? That is given as 10 kilonewton per meter cube. And what is the volume that is displaced? तो सर वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है वो ये वाला है, हाँ या ना, पक्का? सिर्फ इतना नहीं बल्कि इस तरफ भी चलेगा या ना, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ दैट व्हाट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू बी, देखिए 2x1, ये हो गया एरिया, ये वाला एरिया ले लो, ठीक है ना, और हाइट कितनी है, दैट इज ओनली 0.5, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम डिस्प्ले। डन। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 1 हो गया, 1 इंटू 10 कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू बी 10 किलो न्यूटन। तो बस यही पूछा गया था क्वेश्चन में, आसान था क्वेश्चन, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी, आंसर भी मिल गया, ओरली सॉल्व हो जाता था क्वेश्चन। अगला एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 2018 का, सेम न्यूमेरिकल ही है, बोलता है क्यूब है जिसका डायमेंशन 2 मीटर का है, ये फ्लोट कर रहा है सच दैट उसकी इमर्सिंग डेप्थ कितनी है, 1 मीटर की। मतलब कि अगर ये आपका क्यूब है तो क्यूब का कितना पोर्शन अंदर है पानी के अंदर, 1 मीटर का पोर्शन पानी के अंदर है, ये 1 मीटर का पोर्शन पानी के अंदर है। पूछ क्या रहा है, वेट ऑफ क्यूब। भैया वेट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू बी, किसने बैलेंस करा होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, ये आप निकालना है, तो भैया ये वाला फ्लूइड, ये वाले पोर्शन का जो भी वॉल्यूम है उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। अब ये वाले पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा, तो भैया ये आपको पता है 2 मीटर है, ठीक है ना, तो 2x2 वाला आपका क्यूब है, तो 2 क्रॉस, देखो एक डायमेंशन ये वाली भी होगी, ये भी 2 है, ठीक है, और ये वाला डायमेंशन 1 है हाइट, तो दिस इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस लिखना है तो क्या मल्टीप्लाई करूं, गामा ऑफ फ्लूइड। फिलहाल गामा ऑफ फ्लूइड कौन सा है, वाटर है, तो दैट इज गिवन एज 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू पूरी मीटर क्यूब में थी। सॉल्व कर ले, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू बी 40 किलो न्यूटन, बड़ी आसानी से यहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो बड़ा इजी था क्वेश्चन, ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही एग्जैक्टली था। 40 इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, इफ 90% वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज इमर्स्ड इन द वाटर, लेट अस सपोज कुछ इस तरह का आइसबर्ग है, ठीक है। अब ये जो आइसबर्ग है इसका 90% पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो 90% अंदर है, 10% बाहर है, ठीक है सर। अच्छा फिर आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इफ डेंसिटी ऑफ सी इज गिवन एज इक्वल्स टू बी 1025 kg पर मीटर क्यूब। तो पूछ क्या रहा है, आपको डेंसिटी ऑफ आइस पूछ रहा है, ठीक है, ये डेंसिटी है ना कि गामा है। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर ये आइसबर्ग इस तरह से है कि 10% बाहर है, तो वो इक्विलिब्रियम में जरूर होगा। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं दैट वेट ऑफ आइसबर्ग की वैल्यू किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू बी द बॉइंट फोर्स होनी चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। और बॉइंट फोर्स की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू बी द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, है ना। फ्लूइड कौन सा डिस्प्लेस होगा पहले ये बताओ, सी का वाटर डिस्प्लेस होगा इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, ठीक है। वेट ऑफ आइसबर्ग किसके बराबर होगा, गामा ऑफ आइसबर्ग इनटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, यस और नो। अब ये बताओ, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग को मैं ले लेता हूं वी, है ना, इसको मैं ले लेता हूं वी, गामा ऑफ आइसबर्ग आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट ये बताओ गामा ऑफ सी की वैल्यू क्या दे दी गई है, 1025, वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ, तो 10% अगर ऊपर है तो नीचे वाला जो 90% पोर्शन है वही वॉल्यूम ऑफ सी को डिस्प्लेस करेगा, मतलब कितना, 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, यस और नो। 90% को मैंने लिख दिया 0.9। तो यहां से आपको अगर गामा ऑफ आइस पूछी जा रही है तो बड़ी आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो 1025 इंटू 0.9, ठीक है। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, 9 इंटू 0.9 इंटू 1000 करता तो 900 आता, 25 इंटू 0.9 करूंगा तो आ जाएगा 22.5, तो 922.5 किलो सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा छोटी सी मिस्टेक बोल सकते हो आप लोग, सर ये गामा की जगह आपको रो लिख देना था सब जगह, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सिंबल यूज कर लो, आंसर तो वही आ रहा है जो अपने राइट हैंड साइड में लिखा था।
तो 922.5 इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। इजी था क्वेश्चन, है ना। अगला एक और क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड। तो अभी फिलहाल न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, फिर आगे फ्लोटेशन वाला ऑसिलेशन वाली बातें अपन करेंगे। बट 2019 का ये क्वेश्चन है, बोलता है कि एक आइसबर्ग है जो कि फ्लोट कर रहा है, जिसका 14% पानी के बाहर है। ठीक है, 14% पानी के बाहर है, इसका मतलब कि मैं अगर यहाँ पर अगेन पूछूं दैट वेट ऑफ आइसबर्ग विल बी इक्वल्स टू बी द बॉइंट फोर्स, यस और नो, विल बी इक्वल टू द बॉइंट फोर्स। और बॉइंट फोर्स कितना होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। कौन सा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, तो सर सी का वाटर डिस्प्लेस होगा, यस और नो। वेट ऑफ आइसबर्ग किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इनटू इनटू गामा और गामा ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए जरा, सी का गामा आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग को वी लिख देता हूं, गामा ऑफ आइस आपको कैलकुलेट करना है, गामा ऑफ सी दे दिया गया था 10,400। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आपको बोल दिया भैया 14% बाहर है, इसका मतलब अंदर कितना होगा, दैट इज 86%। ठीक है, 86% कैसे निकाला भाई, 14 अगर बाहर है तो अंदर कितना होगा, टोटल 100% होगा ना। सो इनटू वी क्या करना है सर, बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गया, गामा ऑफ आईज निकालना था, वी और वी कैंसल आउट हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी 0.86 इंटू 1004 डबल। तो आई होप शायद इसको अब आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, इतना टाइम तो होता ही है, सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन करना है, फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना। वो भी ना करना हो तो आप क्या कर लेना कि भैया थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप ऐसे अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके आंसर चेक कर दीजिएगा, है ना। 8944 न्यूटन पर मीटर क्यूब यहाँ पर आंसर आ जाता है। सो 8944 इज योर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोलता है, 2021 का क्वेश्चन है, बोलता है कि भैया एक स्टोन है, हवा में 250 न्यूटन का वेट रखता है, लेकिन पानी के अंदर जाकर उसका वेट कम हो जाता है, ऐसा क्यों। क्योंकि देखो हवा के अंदर तो उसका वेट कितना था, 250 न्यूटन, ठीक है। और हवा के अंदर उसने किसको डिस्प्लेस करा होगा, हवा को करा होगा, हवा की डेंसिटी तो बहुत कम होती है, इसलिए हवा में बॉयंट फोर्स को मैं इग्नोर कर सकता था, लेकिन जब पानी के अंदर वो डूबेगा तो पानी के अंदर उस पर एक्ट करेगा क्या, बॉयंट फोर्स भी, है ना। तो लेट अस सपोज बॉयंट फोर्स बी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पर नेट आपका इफेक्टिव वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, W - B। अभी फिलहाल इफेक्टिव वेट कितना बोला है, 150 आ जाता है पानी के अंदर, है ना। एक्चुअली हवा के अंदर वेट कितना है, दैट इज 250, और बॉयंट फोर्स कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं एज इक्वल टू बी 250 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू बी 100 न्यूटन। पूछ क्या रहा था, बॉयंट फोर्स नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पर बॉयंट फोर्स अगर 100 न्यूटन है तो बॉयंट फोर्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू गामा ऑफ फ्लूइड, हाँ या ना। कौन सा फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ यहाँ पर, सर फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ वाटर, गामा ऑफ वाटर कितना है, दैट इज 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, सर जितना भी आपकी बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही यहाँ पर वाटर भी डिस्प्लेस होगा। तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 100, इक्वेट कर दिया जाए तो यहाँ से वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी, और कितनी आ जाएगी, 0.01 मीटर क्यूब। और ये किसके बराबर है, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। 0.01 चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। यार बड़ा इजी क्वेश्चन था, 10 की पावर में भी कंफ्यूज होने के कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं 0.01 या फिर 0.1 या फिर 1, ऐसा कुछ कोई कंफ्यूजन ही नहीं करता क्रिएट ये, क्योंकि ऑप्शन ही बड़े इजी आसान से दे देता है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2017 का, बोलता है दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉयंट फोर्स एक्ट्स अलोंग द सेंट्रॉइड ऑफ द, भाई बॉयंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये है आपका कुछ पोर्शन जो कि पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, तो एक्चुअली जो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है वो पॉइंट होता है जहां से आप बॉयंट फोर्स को एक्ट करता हुआ
एज्यूम कर सकते हो। लेकिन बॉयंट फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा होगा, तो बॉयंट फोर्स ऑब्वियसली बात है बॉडी पर एक्ट कर रहा होगा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर अभी मैंने लाल कलर से अभी शेड करा है, इस फ्लूइड को उसने डिस्प्लेस करा है, इस फ्लूइड को ही इसने डिस्प्लेस करा है। तो जो भी पर्टिकुलर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का पोर्शन है, उसका जो सेंट्रोइड होगा वहां से एक्ट करता है आपका बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ बॉयंसी लिया जाता है वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द centroid or CG of the fluid displaced. ठीक है, that is nothing but that is CG of fluid displaced. ठीक है, तो अभी फ्लूइड डिस्प्लेस मैंने लाल कलर से दिखाया था, उसका सेंटर आप देख लीजिए कहाँ आएगा, वहां से ये एक्ट करता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, वो पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी और वहां से एक्ट करेगा बॉयंट फोर्स। तो फिलहाल इजी था क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, दैट लाइन ऑफ एक्शन एक्ट्स थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो कौन सा फ्लूइड है ये, दिस इज योर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, दिस इज डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक कर लीजिए, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी के बारे में क्या चीज सही लिखी है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, इट इज द पॉइंट वेयर बॉयंट फोर्स एक्ट्स। ओके, सही तो ये है, बिल्कुल सही बात है। इट कोइंसाइड्स विद द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ये भी सही है यार, जो भी वाटर डिस्प्लेस होता है उसका सेंट्रोइड होता है और उसी पर्टिकुलर सेंट्रोइड पर सेंटर ऑफ बॉयंसी प्रेजेंट होता है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड बोलता है दैट इट इज द पॉइंट वेयर बॉयंट फोर्स एक्ट्स एंड इट कोइंसाइड्स विद द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अच्छा, ए और बी को कंबाइन करके सी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो एक्चुअली यहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, बिकॉज सी इज नथिंग बट दिस इज ए एंड बी, और ऑब्वियसली बात है ए और बी दोनों ही सही है, तो आप सी पर टिक कर देंगे, ज्यादा सही रहेगा। बाकी इट एक्ट्स आउटसाइड द बॉडी, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर बार बाहर ही हो, अंदर भी हो सकता है सेंटर ऑफ बॉयंसी और बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इनसाइड एंड एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी हो सकता है आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दैट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडीज द मेटा सेंटर शुड बी। देखिए, मेटा सेंटर होता क्या है पहले ये समझिए। मेटा सेंटर एक्चुअली वो पॉइंट है about which a floating body about which a floating body oscillates, floating body oscillates upon disturbance, oscillates upon disturbance। मतलब डायग्राम बनाकर समझाता हूं, देखो जरा। लेट अस सपोज ये एक पर्टिकुलर बॉडी है और इसका मेटा सेंटर यहाँ है। ठीक है, हमने क्या करा, इस बॉडी को, इसका मेटा सेंटर यहाँ मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, मैंने इसको क्या करा, इसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, इसको जब डिस्टर्ब कर दिया तो क्या था, अभी देखो फिलहाल यहाँ से एक्ट कर रहा था वेट, ठीक है, और इधर ही एक्ट कर रहा था बॉयंसी, बॉयंट फोर्स। सो अगर मैंने इसको मान लीजिए कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया, लेट अस सपोज कि ये रोटेट करके मैंने कुछ इस तरह के कर दिया अपनी बॉडी को, मेटा सेंटर तो वहीं का वहीं है, मेटा सेंटर तो वहीं का वहीं है। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं कि भैया देखो यहाँ पर वेट कहाँ होगा, तो वेट उसके सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा, ये है वेट। ठीक है ना, बॉयंट फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस, इसको रोटेट कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, रोटेट करने के लिए आपने लगाया था कुछ इस तरह का मोमेंट। ठीक है, दिस इज योर डिस्टर्बिंग मोमेंट, दिस इज योर डिस्टर्बिंग मोमेंट। लेकिन सर अगर मेटा सेंटर यहाँ है, आपका सेंट्रोइड यहाँ है, बॉयंट सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ है, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि सर ये जो वेट है ये प्रोड्यूस करेगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, जो कि आपके अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा और बॉडी को वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा। ये एक्चुअली जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया था, क्योंकि फिलहाल क्वेश्चन में पूछा है स्टेबिलिटी के बारे में।
मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो भैया बात को यहाँ पर सर समझिए कि अगर m आपका g के ऊपर है तो उस केस में आता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, m अगर g के ऊपर हो तो आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं इसके अलावा अगर m हो बिलो द g तो उस केस में आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ डिस्टर्बिंग मोमेंट दे दिया तो वो डिस्टर्बेंस जितना कर सकता था फोर्स, उससे ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस और ज्यादा डिस्टर्बेंस को प्रमोट करेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है। और अगर मान लीजिए m और g कोइंसाइड करते हो तो उस केस में बनता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितना आप डिस्टर्बिंग फोर्स लगाओगे उतना ही डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं पूछता हूं, फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? m ऊपर होना चाहिए एज कंपेयर टू द g। ठीक है, तो m ऊपर होना चाहिए, ये कहां लिखा है? दैट मेटा सेंटर शुड बी अबोव इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ा आसान था क्वेश्चन ये वाला, बट हाँ देखो कंसेप्ट अगर आपको पता होते तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, एक्चुअली जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है और अगर आप लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हो तो मैं ये तो एज्यूम करूंगा कि आपकी तैयारी हो चुकी है, एटलीस्ट आपने एक बार तो सब्जेक्ट को पढ़ा ही है ना। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते, देखो सेम सेम क्वेश्चन है। 2017 में पूछता है कि भैया अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब मेटासेंट्रिक हाइट मतलब जीएम की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन जीरो हो। जीएम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो, और अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर m की वैल्यू को, तो m इज अबोव g। ठीक है, तो m इज अबोव g, ये लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन में है? दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन था पिछले वाले के जैसा ही, देखो ये 2017 का है, उसके पहले 2015 में पूछा गया था। अगला देखो 2017 का ही क्वेश्चन है, बोलता है मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन। देखो मैंने अभी अभी आपको बोला मेटासेंट्रिक हाइट इज जीएम। ठीक है, जीएम मतलब क्या है? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एम। बहुत सिंपल सी बात है, जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एम मींस मेटा सेंटर। ठीक है, और अगर मैं जीएम के फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है आई बाय वॉल्यूम माइनस बी जी। ये भी आसान फॉर्मूला याद किया होगा वैसे आप लोगों ने, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी एसएससी जेई के प्री में। मेंस में हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए इस फॉर्मूले की, फॉर्मूला पढ़ा तो होगा आपने, है ना। लेकिन अभी अगर मैं पूछता हूं कि भैया जीएम होता क्या है, फॉर्मूला भी अगर आपने पढ़ा है, फॉर्मूले पे बेस्ड अगर एक दो न्यूमेरिकल भी आपने करे हैं, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दे देने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। दैट जीएम इज नथिंग बट दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है? इन योर ऑप्शन नंबर ए। बी में क्या लिखा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी। दिस इज नथिंग बट दिस इज योर बी जी। ठीक है, ये क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर ये जो है ये होता है एच सी पी माइनस एच बार। ठीक है, बट इसकी वैल्यू क्या होती है वो हमने पिछले सेशन में देखी थी। फिलहाल क्वेश्चन बड़ा आसान था, है ना। एंड ये था आपका बी एम। तो बी एम भी नहीं होता है, बीजी भी नहीं होता है आपका मेटासेंट्रिक हाइट, दैट इज जी एम। ठीक है, जीएम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर जीएम की वैल्यू नेगेटिव है मतलब लेस देन जीरो है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जीएम की वैल्यू अगर जीरो है तो हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया था, फिलहाल आंसर टिक कर दिया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दैट अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो 2017 के बाद 2019 में इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबोव इज बिलो द सेंटर ऑफ बॉयंसी, नहीं सर। मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव, कहां दिया हुआ दिख रहा है? दैट इज गिवन एज ऑप्शन नंबर डी। अभी अभी बताया पिछले क्वेश्चन में ही, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन, 2018 में भी पूछा था। तो फ्लोटिंग बॉडी में स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब g इज अबोव, सॉरी m इज अबोव g है, m इज अबोव g हो तब।
ठीक है ना। और जीएम की वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, मेटासेंट्रिक हाइट इज 0, इसका मतलब ये तो हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर ये हो गया आपका कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड बी ऑप्शन देखेंगे, इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एग्जैक्टली सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर, बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर सिंपली एक इन्वर्टेड ट्यूब होती है कुछ इस तरह की, जो कि आप रख देते हो एक पर्टिकुलर टब के अंदर, और टब के अंदर भरा हुआ होता है एक फ्लूइड। फ्लूइड हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज मर्क्यूरी। और इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर कितना राइज हुआ है ये आप नोट डाउन करते हो, है ना। और यही जो हाइट ऑफ राइज है इसके बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ऐड कर रहा होगा, यहाँ ऐड कर रहा होगा, इसके कारण आपका फ्लूइड यहाँ पर राइज किया था। ठीक है, तो अगर बैरोमीटर की बात की जा रही है तो बैरोमीटर इज एक्चुअली यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। ये तो खैर मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है। अगला क्वेश्चन है, बोलता है दैट एक बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ। भाई बॉडी को अगर मैं इक्विलिब्रियम में बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस पर जो नेट फोर्सेस है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू बी जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू बी जीरो, समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू बी जीरो। या फिर नेट मोमेंट भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, दैट इज समीशन ऑफ एम शुड बी इक्वल टू बी जीरो। सब जानते हो इक्विलिब्रियम के बारे में, तो चेक करो। ए ऑप्शन मूवमेंट की बात कर रहा है, बी ऑप्शन अगेन मूवमेंट की बात कर रहा है, सी ऑप्शन रोटेशन की बातें कर रहा है। भाई ना रोटेट करेगा ना कोई मूव करेगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। कंफ्यूज कर रहा था आपको 2017 में, क्वेश्चन आसान था बट कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। देखो टाइम ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो वो होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी इंटू जीएम। जीएम इज द मेटासेंट्रिक हाइट। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं दैट टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जीएम। यस और नो। फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेटासेंट्रिक हाइट को मैंने बढ़ा दिया। सो अगर जीएम को मैंने बढ़ाया है देन टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टाइम और टाइम पीरियड की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़ा आसान था ये वाला क्वेश्चन भी, इसे फॉर्मूला आपको पता होता तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, दैट इफ बी दैट द सेंटर ऑफ बॉयंसी, G is center of gravity, B1 is the new center of buoyancy due to float of the floating body when it is rotated by an angle theta। पूछता है कि भैया मेटा सेंटर कहाँ होगा। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेटा सेंटर कहाँ होता है। अच्छा वो नहीं बताया कहाँ होता है, दैट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ, कहाँ होता है, इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी एक्सिस, of body axis and vertical line from center of buoyancy and vertical line from the center of buoyancy। मतलब जो भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स होगा और एक्सिस ऑफ बॉडी होगी उसके इंटरसेक्शन पर प्रेजेंट होता है मेटा सेंटर हमेशा, है ना। तो अगर यहाँ पर आपने रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, जो B1 पॉइंट है मतलब जो नया वाला सेंटर ऑफ बॉयंसी वहां से एक्ट करेगा आपका बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो पासिंग थ्रू B1 तो होना ही चाहिए एक लाइन, और दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ द बॉडी होनी चाहिए। तो एक्सेस ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी पासिंग थ्रू B एंड G है, और दूसरा बोल रहा है एक्सेस ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी पासिंग थ्रू B एंड G है। लेकिन मेरे भाई जो बॉयंट फोर्स है वो एक्ट करता है कैसा, वर्टिकल, और इसमें क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लिखा है ना वो गलत हो रहा है आपके सी में, बाकी बी तो यहाँ पर एग्जैक्टली सही है। क्यों, क्योंकि इधर देखो वर्टिकल लाइन लिखा है और बॉयंट फोर्स वर्टिकली एक्ट करता है। तो हमेशा मेटा सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सिस ऑफ बॉडी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स के इंटरसेक्शन पर।
ठीक है, वो पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट के अबाउट ही ऑसिलेशन होता है आपकी बॉडी का अपॉन द डिस्टर्बेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बड़ा आसान तो नहीं बोलूंगा मैं, एक्चुअली एक डिफरेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन एक ही आया है तो मैंने इसी सेम सेशन में ले लिया है। डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल है तो इसलिए फॉर्मूला जरूर बताऊंगा आपको। that water is transported on a level road in a cylindrical container of diameter 0.5 meter and height 0.8 meter। भाई हाइट कितनी है यहाँ पर, 0.8 मीटर है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लेट अस सपोज कि भैया ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और उसकी हाइट क्या दे दी गई है, दैट इज गिवन एज इक्वल्स टू बी और 0.8 मीटर। ठीक है, अच्छा फिर आगे वाटर को हम लोग सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा, इसकी हाइट दे दी गई है 0.8 मीटर। लिख देता हूं चलिए यहाँ पर, ये है आपकी 0.8 मीटर और ये है आपका डायामीटर दैट इज गिवन एज इक्वल टू बी 0.5 मीटर। इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना आ सकता है, दैट इज इक्वल टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए आपका जो व्हीकल है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो भी इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर का फ्लूइड है, लेट अस सपोज कि उसका फ्लूइड का लेवल पहले कुछ इस तरह का था, जब आप उसको एक्सेलरेट करोगे तो एक्सेलरेट करने पर क्या होगा, कुछ इस तरह का इंक्लिनेशन बन जाएगा ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड। अभी फिलहाल बोल रहा है दैट व्हाट इज द इनिशियल अलाउेबल हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक इफ देयर इज नो स्पिल। भाई अगर मैं चाहता हूं कि कोई स्पिलिंग ना हो, इसका मतलब कि भाई मैक्सिमम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, इनिशियल अलाउेबल हाइट, क्रिटिकल पूछ रहा है। इसका मतलब कि अगर ये है आपका फाइनली जो लेवल बनता है, तो आप मिनिमम यहाँ पर हाइट कितनी हो सकती है, मिनिमम सर यहीं तक की हाइट हो सकती है, यस और नो, ये हो जाएगा अलाउेबल हाइट। और सर अगर ऐसा है तो भैया मुझे ये चीज पता है कि ये वो पोर्शन है जो कि ऊपर राइज करा, सेंटर तो एज इट इज रह जाएगा आपका, लेकिन जितना पोर्शन ऊपर राइज करा है उतना ही सेम पोर्शन नीचे फॉल भी करा होगा, है ना, क्योंकि प्लेन सरफेस बना है आपकी टॉप सरफेस का। अब देखो ये जो कंसेप्ट है इसका डेरिवेशन को भी करना है अगर, तो उसमें भी काफी टाइम लगता है ना। हाँ, ये अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करें तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो थीटा दिख रहा है, इसकी वैल्यू होती है ए एक्स अपॉन जी के बराबर। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। तो एक्चुअली ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है बेस्ड, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन का कंसेप्ट जरूर मैं बताता हूं, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन कराते कराते इसका कंसेप्ट बताना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेसिक कंसेप्ट तो बता रहा हूँ, फॉर्मुलेस तो बता रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जितना पोर्शन यहाँ प्रेजेंट है पानी का या फिर आपके फ्लूइड का, उतना ही पोर्शन यहाँ पर नीचे भी से उस तरफ गया होगा। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया मैक्सिमम जो यहाँ पर थीटा एंगल स्लोप बनेगा वो कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू भी, देखिए ए एक्स की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और जी की वैल्यू आपके पास है दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द स्लोप, है ना। लेकिन अब ये आपको ये भी पता है कि भैया ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी डायामीटर बाय 2 यहां तक, और डायमीटर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.5 मीटर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करूं, कौन से ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट tan थीटा इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, डेल जेड, यस और नो। बेस की वैल्यू क्या है, ये है बेस, कितना है, डायमीटर बाय 2। अच्छा लिख देता हूँ 5 बाय 9.81 इज इक्वल टू बी, डेल्टा जेड की वैल्यू निकालनी है, डायमीटर की वैल्यू पता है 0.5 बाय 2 है, तो यहां से आप लिख सकते हैं डेल्टा जेड की वैल्यू एज इक्वल टू बी 0.25 इंटू 5 बाय 9.81। इसको ही सॉल्व कर लेते, देखिए 5 बाय 10 भी लिख सकता था, 0.5 इंटू 0.25 वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी अराउंड 0.125, यस और नो। तो अगर डेल्टा जेड की वैल्यू 0.125 है, मतलब समझना, मतलब कि अगर ये डिस्टेंस जो है ये 0.125 है, पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि भाई इनिशियल हाइट ऑफ वाटर पूछ रहा था, तो हाइट ऑफ वाटर कितनी है, हाइट ऑफ वाटर तो सर ये है ना,
आपको ये पता है हाइट ऑफ वाटर प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये टोटल 0.8 है ना। तो हाइट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी 0.8 माइनस 0.125 मीटर। सो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 6.675। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.675 मीटर। ठीक है, तो आसान था मेरे हिसाब से क्वेश्चन, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है ना। तो 0.675 मीटर मेरे हिसाब से आंसर आ रहा था, लेकिन वैल्यू आपको सेंटीमीटर में पूछी गई थी। तो वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा है, 67.3 सेंटीमीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो आसान था क्वेश्चन, बट कंसेप्ट पता होता तो बनता। दिक्कत ये है कि इस कंसेप्ट बेस्ड एक ही क्वेश्चन है ना। वैसे ही एक और कंसेप्ट था यहाँ पर जिसपे बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी कई बार पढ़ते हो, जिसमें पूछ रहा है कि अगर एक वेसल है जिसको मैं वर्टिकली एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वाली बातें हो गई जो पिछले क्वेश्चन में था। वर्टिकली अगर एक्सेलरेट किया जाता है तो अपवर्ड एक्सेलरेशन में, अगर मान लीजिए किसी भी वेसल में अगर आप अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हो तो इफेक्टिव जो जी लगता है दैट इज इक्वल टू बी जी प्लस ए हो जाता है। अगर मान लीजिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी में, तो उस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के कारण फ्लोर पर लगने वाला इफेक्टिव जी कितना हो जाता है, जी माइनस ए होता है। ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी। ठीक है, लिफ्ट वाले के क्वेश्चंस करे होंगे सॉल्व। तो अभी फिलहाल क्या बोल रहा है कि एक एक्सेलरेशन है g/2 का अपवर्ड डायरेक्शन, प्रेशर एट बॉटम कितना हो जाएगा। तो भैया प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, ड्यू टू अ फ्लूइड कितना होता है, रो जी एच, हाँ या ना। बट सर अगर एक्सेलरेटेड फ्लूइड है तो उसमें जी इफेक्टिव ले लेना चाहिए। तो रो की वैल्यू फिलहाल बताओ, वाटर है, वाटर के लिए आपको रो की जगह में लिख देता हूँ गामा, रो इंटू यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, गामा इंटू एच इंटू, सर गामा इंटू एच ही लिखना था, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर गामा इंटू एच नहीं आएगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा की जगह रो ही लिख देता हूँ और जी की जगह लिख देता हूँ जी इफेक्टिव। अब क्योंकि अपवर्ड है तो अपवर्ड में जी प्लस ए लिखना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे दी गई है, g/2 दे दी गई है। ठीक है, इंटू एच, तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, रो इंटू 3g/2 इंटू एच। क्लियर। अब देखो रो इंटू जी क्या होता है, दैट इज गामा, तो गामा इंटू 3/2h, या फिर 3/2 इंटू गामा इंटू एच, ये फाइनली फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला नहीं है खैर, फिलहाल ये आंसर है आपका, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। बट देखो ये जो कंसेप्ट है ये आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो या फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, लेकिन कई बार ये होता है कि एसएससी जेईई में इसको डेरिवेशन वगैरह सब नहीं करवाया जाता। हाँ, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बिल्कुल आप लोग करते हो। ठीक है, अगर आपने फुल कोर्स पढ़ा होगा तो उसमें तो सारे डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करवाए हैं, क्योंकि देखो चाहे कोई भी एग्जाम में जा रहे हो, कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन सी एग्जाम में किस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, और क्या भरोसा है यार वो एक या दो क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर दे। फिलहाल यहाँ इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। आपका बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, कैपिलरिटी, सरफेस टेंशन वाला पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग।